ओमिक्रॉन के मामले नए साल से पहले रफ्तार में है। जम्मू कश्मीर और ओडिशा तक नया वेरिएंट एंट्री कर चुका है। हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड में हैं। हर वो कदम उठाया जा रहा है जो वायरस के खिलाफ युद्ध में हथियार बन सकता है। ओमिक्रॉन एमएसके सबसे ज्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा चिंतनीय बनी हुई है। ओमिक्रॉन से जंग हमें जीतनी है तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और आइए आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए ओमिक्रॉन देश भर में अपने पैर पसार रहा है। किस राज्य में स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 45 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। कुल 213 मामले देश भर में। दिल्ली में 57, तेलंगाना में ये मामले 24 तक पहुंच चुके हैं। कर्नाटक में 19 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 18। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी 15 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 18, महाराष्ट्र में 45, कर्नाटक में 19, केरल में 15, तेलंगाना 24, गुजरात में 14 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 मामले सामने आए हैं और दिल्ली में देखिए 57 मामले सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 1 मामला सामने आ चुका है। चंडीगढ़ में भी 1 मामला सामने आ चुका है। कुल मिलाकर 213 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देश भर में आ चुके हैं सामने। तमिलनाडु में भी 1 मामला सामने आ चुका है। तो राज्यों में क्या स्थिति है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने मामले किस राज्य में आए हैं और किस तरह से सख्ती अब वहां पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि क्रिसमस का जश्न और न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां पूरे देश भर में चल रही हैं और इसको लेकर एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं। राज्यों को केंद्र की चिट्ठी में क्या अहम बातें कही गई हैं। ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, संक्रामक है। ओमिक्रॉन रोकने के लिए वॉर रूम एक्टिव करें, यह भी निर्देश राज्यों को दिया गया है। जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगाए, ये केंद्र ने सुझाव दिया है। 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक कारगर हथियार है कोविड से लड़ने के लिए। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है और लगातार एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये पहले के वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और बहुत तेजी से अपने पैर देश भर में ये पसार चुका है। कुल आंकड़ा 210 को पार कर चुका है। कर्नाटक की बात करते हैं। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्टी और बड़े जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। एहतियाती ये कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में सिर्फ 50% क्षमता से चलेंगे क्लब और रेस्टोरेंट्स। मुंबई में 200 से ज्यादा लोगों के जमावड़े से पहले बीएमसी की मंजूरी जरूरी होगी। आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ये मुंबई की स्थिति आपको बता रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में 50 के पार मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से वहां पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो न्यू ईयर में किस तरह की तैयारियां एहतियातन की जा रही है राज्यों द्वारा, वो आपको बता रहे हैं। फरवरी अंत तक दैनिक केस 1.5 से 1,08,000 के करीब माना जा रहा है, 80,000 के करीब। अस्पताल जाने की नौबत इससे कम होगी। पीक के बाद तेजी से केसेस घटेंगे। तीसरी लहर दूसरी लहर से कम खतरनाक होगी। भारत को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, यही मानकर चल रहे हैं कि ओमिक्रॉन की रफ्तार नए साल में बढ़ेगी, बीमार बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी लहर जैसे हालात कतई पैदा नहीं होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र में बढ़ते केस फिक्र बढ़ा रहे हैं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है, तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। Because whatever recoveries, there are some people who are already suffering. Last week who were suffering till last week, so they are recovering. But the problem with this new Omicron problem is that its infectivity is much more. Maybe sometime maybe people say maybe 50 times more, 50 to 70 times more infective. Number of cases may be much more than what we had been even so far thinking even. So that is the difficult situation with this Omicron. So we have to be very, very careful, and we should be, whatever precaution we are taking, it must be, we should multiply it like anything.
तो दुनिया के बाकी देशों में क्या स्थिति है, भारत में इस वक्त क्या हालात है, वो हमने आपको बताया, ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े भी आपको दिखाए। लेकिन अमेरिका और यूके की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित देश इस वक्त ओमिक्रॉन के मद्देनजर बने हुए हैं। अमेरिका का कोविड अनुमान क्या कहता है, सौजन्य है डेटा इंटेलिजेंस यूनिट। साप्ताहिक केस की अगर बात की जाए तो अभी 9.78 केस हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6.28 से लेकर 13 केसेस आ सकते हैं। दैनिक अस्पताल भर्ती की अगर बात की जाए तो 7 जनवरी 2022 अभी 8,084 मामले हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6,300 से लेकर 18,400 मामले हो सकते हैं। साप्ताहिक मौत की अगर बात की जाए, वो आंकड़ा भी आपको दिखा दे, 8 जनवरी 2022 का अनुमान अभी 8,582 है ये आंकड़ा, और अनुमान के मुताबिक 8,900 से लेकर ये आंकड़ा 15,500 तक भी पहुंच सकता है। अब बात हम यूके की कर लेते हैं। यूके का कोविड अनुमान क्या कहता है, अपने चरम पर होगा ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है 7 जनवरी 2022 को। सौजन्य है सीडीसी यूएस डेटा इंटेलिजेंस यूनिट। दैनिक अस्पताल भर्ती अभी 919 है ये आंकड़ा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 1,279 तक पहुंच सकता है। दैनिक मौत की अगर बात की जाए तो अभी ये आंकड़ा 112 है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़कर 137 हो सकता है। तो दुनिया भर के तमाम देश तमाम तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है। एक बार फिर से आपको दिखा दे, भारत का भी मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर। अगर हम देखें तो कुल आंकड़े 213 यानी कि 210 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में 45 केसेस हैं, दिल्ली में 57। ये वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स है इंडिया में। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में अभी तक 24 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 19 मामले आ चुके हैं और क्या एहतियाती कदम उठाए वहां पर जा रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। राजस्थान में 18 मामले हो चुके हैं कुल। केरल में 15 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं। तो देश भर में क्या स्थिति है आप ये देखकर समझ सकते हैं। 200 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। और क्रिसमस और न्यू ईयर का जो जश्न मनाने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन आंकड़ों को देखकर आप सावधान हो जाइए। आगे बढ़ते और अब बात सर्दी की कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी का अटैक भी दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली के हाथ पांव इस वक्त सुन पड़ रहे हैं। सर्दी जैसे हड्डियों तक में समाकर ताकत दिखा रही है। दिल्ली और करीबी इलाकों में हर नया दिन सर्दी का रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। शीतलहर फिलहाल कहर ढाती रहेगी, यानी दिल्ली के आसमान पर बर्फीले बादल और घने होते जाएंगे। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब तक सर्द लहर का कहर जारी है। पिछले एक हफ्ते में ठंड से लोग कांप उठे हैं। हर कोई यही कह रहा है बड़ी सर्दी है। शीतलहर जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही है। ठंड में बाइक वालों के हाथ तो जैसे जम से जा रहे हैं। इस बार ठंड की शुरुआत तगड़ी हुई है और आखिर तक ठंड प्रचंड पड़ने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली एनसीआर से लेकर समूचे उत्तर भारत में लोग ठंड का दंड कैसे झेल रहे हैं। उससे पहले आपको रेगिस्तान लिए चलते हैं। वही रेगिस्तान जहाँ आदमी गर्मी में पिघल जाता है। अब वहां लोगों की ठंड से कुल्फी जम रही है, पानी जम रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में कार पर पड़ी ओस बर्फ बन गई है। देखिए कैसे एक शख्स कार की छत से बर्फ की परत हटा रहा है। झालावाड़ में पिछले 3 दिन से पारा 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और अब राजस्थान के माउंट आबू का हाल देखिए, कैसे लोहे के सरिये से पानी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, पानी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पानी पत्थर की तरह जम गया है। और ये देखिए कैसे टेबल पर बर्फ जमी हुई है, लोग उसे उठा उठा कर दिखा रहे हैं। माउंट आबू में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। पारा माइनस में पहुंच गया है। पानी के पाइपों में बर्फ जम गई है। गर्मी के तपते हुए रेगिस्तान को आपने दिसंबर की ठंड में जमता हुआ देख लिया। रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है और दिल्ली शीतलहर से कांप रही है। ठंड में खून जम चुका है। वो तो इन सुलगते अंगारों से खून की रवानगी हो रही है, इसलिए लोग अलाव के आगे बैठने को मजबूर हैं।
चाय का गर्म गर्म घूंट और दहकती लकड़ियां ही सर्दी मिटाने का जरिया बन गई हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सुबह और शाम को जो तेज हवाएं चल रही हैं वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही हैं। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको धुंध भी हल्की नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ इस धुंध के साथ प्रदूषण भी है क्योंकि AQI 350 के ऊपर है। वही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जबकि मैक्सिमम 20 के पार 21 से 22 डिग्री पहुंच रहा है। उबलती चाय, धधकती अलाव, दिल्ली की सर्दी इसी तरह से तड़पा रही है, सता रही है। पिछले 3 दिनों में सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और हम आपको बता दें कि जैसे ही शीतलहर थमेगी, दिल्ली वालों का सामना बारिश और कोहरे से भी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी ठंड से ठिठुर रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, सड़क किनारे चाय छानी जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने कंबल तक लपेट लिए हैं। ठंडी से कितनी परेशान? अरे बहुत परेशान, बहुत परेशान। अच्छा, कैसे फिर ये कंबल ओढ़े के सीधे चले जाओगे? हाँ, हो रहे चले जाएंगे। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बहुत ज्यादा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और ठंड की तस्वीरें इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। खबर इंदौर से। इंदौर में जीएसटी को लेकर कपड़ा कारोबारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कपड़े पर जीएसटी 5% से 12% करने के खिलाफ इंदौर के कपड़ा कारोबारियों ने शोरूम की बत्तियां बुझाकर 20 मिनट तक नारेबाजी की। यूं तो शाम ढलते ही कपड़े के शोरूम रोशनी की चकाचौंध से भरे होते हैं, लेकिन इंदौर में कल अलग ही नजारा था। शाम के 7 बजते ही गारमेंट शोरूम की बत्तियां बुझ गईं और कपड़ा कारोबारी सड़कों पर नारेबाजी करने उतर गए। इंदौर के कारोबारी कपड़े पर जीएसटी 5% से 12% करने का विरोध कर रहे हैं। साईं बाबा के भजन की तर्ज पर पीएम मोदी से जीएसटी मुक्ति की फरियाद भी हो रही है। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी, पूरे भारत से आवाज आई, मर जाएंगे सब छोटे व्यापारी, जीएसटी से मुक्त कराओ, कहते हैं तुमसे 12% जो जीएसटी बढ़ेगी तो महंगाई चरम पे होगी। रोटी कपड़ा मकान से कपड़ा गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान का 135 करोड़ जनता पे इसका इफेक्ट आने वाला है। हम 25 करोड़ लोग हैं व्यापारी, हमसे जुड़े लोग 25 करोड़ होंगे, लेकिन 135 करोड़ लोगों पे ये भार आएगा। इसलिए 25 करोड़ की आवाज है, इस काले कानून को वापस लेना होगा। इंदौर में ये अनोखा प्रदर्शन शाम 7 बजे से 20 मिनट तक चला। 16 दिसंबर को इंदौर के कारोबारियों ने थाली बजाकर बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ अपना विरोध जताया था। फिर 2 दिन बाद 18 दिसंबर को कपड़ा कारोबारियों ने शोरूम में लगे पुतलों को काले कपड़े पहनाकर सांकेतिक विरोध किया और अब जीएसटी के खिलाफ 20 मिनट का ब्लैकआउट। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। मध्य प्रदेश के भिंड में रेंजर ने अवैध लकड़ी से लदी ट्रैक्टर पकड़ी तो आरा मिल के मालिक ने रेंजर पर रिश्वत के आरोपों की बौछार कर दी। टीवी कैमरे के सामने आरा मालिक ने रेंजर पर 10,000 रुपए लेने के बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने का आरोप लगाया। भिंड की सड़क पर करीब घंटे भर ये ड्रामा चलता रहा। लालू बुलाओ, लोगों को बुलाओ, 10,000 दिलाए हमसे, 10,000 दिया हमसे, 10,000। नहीं 10,000 की लाइन में भैया को खा जाओ, भैया को खा जाओ, तुम भैया किसे खा जाओ, बोलो भैया सामान खाया तो नहीं भगवान।
जबरदस्त ड्रामा, एक तरफ महिला रेंजर और दूसरी तरफ आरा मिल मालिक। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड के मंगतपुरा इलाके की है। सोमवार रात वन विभाग की रेंजर सपना बिसरिया ने बबूल की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। इसके बाद आरा मिल संचालक ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। रेंजर पर सरेआम रिश्वत लेने का आरोप लगाया, कहा पैसे भी लिए और गाड़ी भी पकड़ ली। पैसा ला के प्रति बोझा इनने हमसे 10,000 की लाई, ज्योति के माध्यम से और दुर्गा के माध्यम से। क्या क्या प्रूफ है आपके पास? हमारे पास जी है। इनने कागज ट्रॉली पकड़ी रात के, इन्हें छोड़ गई, फिर इन्हें प्योर नहीं काटी भाई। क्या आप पे रिकॉर्डिंग है या रिकॉर्डिंग? दुर्गा कहेंगे, दुर्गा सुताई पूछो, बुला लो, बुला स्टाफ को, बने को तुम। तो आज क्या नाम है मैडम? कहने पे क्या नाम है मैडम? और दुर्गेश का नंबर है, दुर्गेश इनको हमने माई को पैसा था। करीब घंटे भर ये बहसबाजी चलती रही। टीवी कैमरे के आगे इस तरह के आरोपों से रेंजर भी सख्ती में आ गई। वो बार बार सफाई देती रही कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं खाई है। गाड़ी पकड़ी गई, कोई कागज नहीं है, तो केस बना रहे हैं हम। तो ये बोल रहे थे पहले कि पैसे ले लो और गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, केस तो बनेगा, इसलिए वो तमाशा कर रहे हैं ताकि इनका केस नहीं बने। अभी आरोप भी लगाए हैं 10,000 रूपए लेने का और 500 रूपए की। अगर देखिए, अगर ये बात सच होती तो मैं केस क्यों बनाती, गाड़ी क्यों रोकती? हंगामे के दौरान प्रदीप ओझा के साथ मौजूद एक शख्स ने जेब से पैसों की गड्डी निकालकर दावा किया कि रेंजर ने ही ये गाड़ी छोड़ने के बदले ये पैसे मंगवाए थे। आप लोगों ने देखी ना किस तरह बदला करें, क्योंकि इनके केस बन रहा है। तो आपको धमकी भी दे रहे थे? क्या धमकी दे रहे थे? कार्रवाई करवा रही हैं लोगों के खिलाफ? बिल्कुल करूंगी मैं कार्रवाई जी। क्या पद रखती हैं? गाड़ी पकड़ी जाती है, केस बनाऊंगी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना, और ड्यूटी करने वाले को आप इस तरह से धमकाएंगे। करीब घंटे भर के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरा मिल संचालक समेत बबूल की लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले गई। हेमंत शर्मा, भिंड, आज तक।